हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी उतने ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है आपके क्लास ट्वेल्व का आप सभी का केमिस्ट्री का जो पोर्शन है और साथ ही क्लास 11 का केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, साथ ही क्लास 9 का केमिस्ट्री का जो पोर्शन है साइंस से, और क्लास 10th का जो केमिस्ट्री का पोर्शन है साइंस से, वो सारे टॉपिक्स मैं कवर करा रहा हूँ। और मैं अभिषेक कुमार जो है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में और इस पढ़ो घर से ऐप में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई, थोड़ा बता दीजिए मुझे भी। ओके। तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा है कि आप सभी जो है एक चैप्टर कवर कर रहे थे जिस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल क्षार और लवण। तो ये चैप्टर आप सभी देख रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल अबाउट माई सेल्फ दैट I am Abhishek Kumar. I am mechanical engineer. I have 8 years of experience of teaching. I have also taught in an academy. ओके प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी टॉपिक से संबंधित डाउट होता है, आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज भेज सकते हो, जिससे आपको जल्दी आंसर मिल जाएगा। ओके। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, हमारा जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। हम कवर कर रहे थे आपका केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षार और लवण का जो चैप्टर है क्लास 10 में। जो आपका साइंस है उसको कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि आपको पता है अलग अलग पार्ट्स में साइंस को बांटा गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ये आप सभी को कवर करा रहा था। तो हमने इसमें सबसे पहले इसके इंडेक्स को कवर किया, हमने जाना कि कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है। और इंडेक्स के जो टॉपिक है आपके स्क्रीन पे जो आप देख सकते हो कि इसमें पहला टॉपिक कहाँ कहाँ बिक रहे हैं। अम्ल क्षार हमने पूरा कर लिया, कैसे करें अम्ल व क्षार की पहचान पूरा कर लिया। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म भी हमने पूरा कर लिया, आयनीकरण पूरा कर लिया। क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, पूरा कर लिया। अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं, पिछले लेक्चर में हमने इसको कवर किया था। और आज का जो लेक्चर है हम उसमें देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, क्या सभी के सभी लवण उदासीन होते हैं, और एक और टॉपिक देखेंगे जिसे हम कहते हैं अम्ल वर्षा। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करेंगे और आज आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होने वाला है। तो इसलिए आप एंड तक बने रहिएगा। पहले आप ये सारे वीडियो लेक्चर को कवर कर लीजिए, पहले देख लीजिए पूरा का पूरा चैप्टर कि आप ये पूरा चैप्टर में क्या समझ पा रहे हो। आप एक बार इस वीडियो को रैंडमली चला के देखिए, और उसके बाद जो है जब आप ये चैप्टर एक बार देख लोगे, उसके बाद जब आप देखेंगे तो उसके साथ साथ जो है आप नोट्स बनाते भी चलिएगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। और अगर आप स्टार्टिंग से जो मैं पहली बात बोल रहा हूँ वहां से नोट्स बनाते चलोगे तो फिर तो आप थक जाओगे बनाते बनाते प्यारे बच्चों। तो इसलिए जहां से मैं यहाँ बता रहा हूँ आप वहां से नोट बनाते चलो, पहले आप वीडियो देख लो, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, कौन सा छोड़ना है कौन सा लिखना है, आपको पता चल जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप कर सकते हो। वैसे तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी खुद का नोट्स जो है खुद का होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिसको कि वो यहाँ पे नहीं लिखा होता है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाता हूँ कि देखो भैया ये केमिकल रिएक्शन है, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो वहाँ को भी आप कॉपी में नोट करते रहिएगा। तो इसलिए क्या है ना, पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद जो है आप इसके नोट्स को फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद देखिए हमने कई सारे टॉपिक्स कवर किए यहाँ पे। ओके। और कवर करते 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 फाइनली हम जो है यहाँ पहुँच चुके हैं। आयनीकरण हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है वे अम्ल है, ये टॉपिक भी हमने पिछले लेक्चर में पूरा कर लिया है प्यारे बच्चों। ओके। होपफुली आप सभी को ये सारे टॉपिक जो है समझ में आ चुके होंगे। उसके बाद देखिए हमने कवर किया था क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करता है। तो हमने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल देखा था, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था क्या, कि जैसे आपके पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है इस तरीके से, और उसमें आप क्या करते हो, दो रॉड लगा देते हो इस तरीके से। ओके। और यहाँ पे हमने क्या डाला, HCl का विलयन डाला, तो ये क्या हुआ, जब ये जल के संपर्क में आया तो H+ और Cl- आयनों में बदल गया। तो यानी कि ये आयनों के रूप में विभाजित हो गया जहाँ पे हाइड्रोजन आयन मौजूद था। तो इस तरीके से हमने अलग अलग कॉन्सेप्ट इससे संबंधित समझा। ओके। तो क्या अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? जी हाँ,
अम्ल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। ये बात भी हमें समझ में आ गई प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार में क्या अंतर होता है। कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल है यह उसके आयनन पर निर्भर करता है। कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल है ये उसके आयनन पर निर्भर करता है। जो अणु जितना अधिक आयनित होगा उसकी प्रबलता उतनी ही अधिक होगी। आई थिंक ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि मैंने आपको सोडियम के बारे में बताया कि सोडियम जो है तुरंत ही अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता नहीं है। जब उसको क्लोरीन दिखेगा तभी वो अपने इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा और एक धनायन शो करेगा खुद का, और क्लोरीन जो है वो ऋणायन के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आयनिक बंध इनके बीच में बन जाता है। तो इसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार में क्या अंतर होता है। तो प्रबल अम्ल क्या होता है, देखिए कोई भी अम्ल या क्षार कितना प्रबल है उस बात की निर्भरता जो है उसके आयनन पर निर्भर करती है। अगर मान लो कोई अम्लीय विलयन है और वह जल्दी आयनों के रूप में विभाजित हो रहा है तो इसका मतलब वह क्या है, प्रबल अम्ल है। अगर मान लीजिए कोई क्षारीय विलयन है और वह जल्दी आयनों के रूप में विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वह क्या है, प्रबल क्षार है। और अगर मान लीजिए कोई अम्लीय विलयन है और वह आयनों के रूप में विभाजित नहीं हो रहा या जल्दी नहीं हो रहा, तो ऐसे कंडीशन में आप उसे क्या कहोगे, आप उसे दुर्बल अम्ल कहोगे। जैसे मान के चलो आपके पास कोई क्षार है और वह जल्दी आयनों के रूप में जल्दी वियोजित नहीं हो रहा, जल्दी वो आयनों के रूप में नहीं टूट रहा, तो इसका मतलब आप उसे क्या कहोगे, दुर्बल क्षार कहोगे। तो बिल्कुल दोस्तों इतनी सी ही बात थी यहाँ पे, और हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करा। अम्ल व क्षार के विलयन कितने प्रबल होते हैं उसको भी हमने और बारीकी से समझा। कैसे, हमने देखा कि इस अंतर को समझाने के लिए डेनमार्क का जो वैज्ञानिक था सोरेनसन, उन्होंने 1909 में एक पैमाना दे दिया दोस्तों, जिसे आप क्या कहते हो, पीएच स्केल। आप किस नाम से जानते हो, पीएच स्केल के नाम से इसको हम जानते हैं। 1909 में ये पैमाना दिया था। अब यहाँ P4 होता है पोटेंस यानी शक्ति, अर्थात दिए गए विलयन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है यह पीएच द्वारा ही प्रदर्शित किया जा सकता है। ओके, और पीएच एक ऐसी संख्या है जो किसी तनु विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को दिखाती है। अब वो कैसे दिखाती है, तो यहाँ पे देख लो पीएच स्केल है, तो हमने बात करी थी यहाँ पे, क्या बात करी थी भाई, कि 7 से लेकर के 0 तक के जितने भी नंबर्स आएंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, एसिड्स होंगे। मतलब 7 वाला नहीं, 7 से पहले मैंने कहा। ओके, और 7 के बाद से यानी 7.1 से लेकर के 14 तक के जितने भी नंबर आप देखोगे वो सभी क्या होंगे दोस्तों, बेस होंगे। बेस यानी क्षार होंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए एसिड यानी अम्ल होता है, तो कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो एसिड के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। कल हमने रैंडमली देखा था, लेकिन आज हम थोड़े डिटेल से समझते चलेंगे एक एक पॉइंट को। सबसे पहले देखिए कि गैस्ट्रिक एसिड। अब ये गैस्ट्रिक एसिड क्या है भाई, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि गैस्ट्रिक एसिड किसे कहते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों, जब क्या होता है, हमारा जो लीवर होता है बॉडी में, हमारा जो लीवर मौजूद होता है, उस लीवर से खाने को डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ से गैस्ट्रिक एसिड जो है उसकी मात्रा बाहर आती है, जिसे कहा जाता है HCl। ओके, जो क्या काम करती है, जो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है, यानी उसको पाचन के लिए हेल्पफुल होती है। कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्यूपिक एसिड भी इसमें से बाहर आता है। तो यहाँ से देखिए उसके बाद आता है लेमन जूस, जो नींबू का रस होता है दोस्तों, वो तो काफ़ी खट्टा लगता है, आपको पता ही है। तो ऑब्वियस सी बात है, खट्टा लगता है, इसका मतलब यहाँ पे नीले लिटमस को ये लाल में बदल देता है, यानी कि एसिड यानी अम्लीयता का गुण दर्शाता है। उसी प्रकार से आप देख सकते हो ऑरेंज जूस जो है ये भी हल्का खट्टा होता है। तो यहाँ पे भी जो भी चीज़ें खट्टी हैं हमको सीधी सीधे समझ में आ रही हैं सर कि वो जो आएगी किस में आएगी, एसिड में आएगी भाई। किस में आएगी, एसिड में आएगी, यानी अम्ल में आएगी। एसिड मतलब आप वो मत समझो तेजाब छिड़क के मार देते हैं लोगों को, वो वाला एसिड मत समझो। एसिड यानी कि अम्लीयता की मात्रा, पेट में एसिडिटी बढ़ गई आप बोलते हो ना, क्या होता है, जब आपके खाना जो है सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता
और आप बायोलॉजी में इसको पढ़े होंगे, जब आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा होता, उस कंडीशन में आपके जो स्टमक है वहाँ से ये गैस्ट्रिक जूस अधिक मात्रा में निकलती है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में दर्द और जलन का कारण बनती है। ओके, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देख लो ऑरेंज जूस भी ठीक उसी तरीके से है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेमन जूस भी है उसका एग्जाम्पल। टोमेटो जूस, टमाटर भी खट्टा होता है दोस्तों, तो वो भी इसका एग्जाम्पल है। अब उसके बाद देखिए ब्लैक कॉफ़ी। अब आप बोलोगे सर ब्लैक कॉफ़ी तो खट्टी नहीं होती, फिर ये क्यों है? क्योंकि इसमें अम्लता के गुण पाए जाते हैं ना दोस्तों, इसलिए ये। क्योंकि अगर इसको आप लिटमस पेपर में टेस्ट करोगे तो ये क्या करता है, जो ब्लू लिटमस है उसको वो रेड कलर में बदल देता है। एक्यूरेटली रेड कलर में नहीं बदलता, लेकिन लाइट रेड कलर में जरूर बदल देता है। तो ये अम्लता की सबसे ज़्यादा मात्रा किस में होती है? गैस्ट्रिक एसिड में। अगर मान लो आपको इसमें से एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दिया कि इनमें अम्लता की मात्रा सबसे अधिक किस में है, तो आपको ये स्केल के अकॉर्डिंग याद होना चाहिए। पहला तो गैस्ट्रिक एसिड यानी गैस्ट्रिक अम्ल, लेमन जूस यानी कि नींबू पानी, ऑरेंज जूस यानी कि संतरा जूस, और टोमेटो जूस यानी कि टमाटर का जूस, और यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी यानी कि काली कॉफ़ी, और उसके बाद यूरिन। यूरिन वाला क्वेश्चन तो पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है लगभग 6 के बराबर। और ये क्या है, ये एसिड है या बेस है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा ये एसिड है, क्योंकि ये 7 से नीचे आ रहा है। और उसके बाद अगर आप बेस के बारे में बात करो तो बेस में आपको क्या क्या दिखाई देगा? आपको उसमें दिखाई देगा सी वाटर, समुद्र का पानी खारा होता है, बेकिंग सोडा खारा होता है, ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खारा होता है, अमोनियम सॉल्यूशन खारा होता है, सोपी वाटर, अब इसको टेस्ट करके नहीं देखा गया होगा, लेकिन फिर भी इसका टेस्ट आई थिंक खारा होना चाहिए, और ब्लीचिंग पाउडर। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सभी जो है क्षार की वैल्यू है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद करना है भैया? आपको याद कर लेना है कौन सा वैल्यू कितना है, वो याद कर लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो यहाँ पे क्रम आगे पीछे करके दे दिया एग्जाम में, तो आप बता सकते हो किसका एसिड ज़्यादा है, किसका अम्ल कम है, किसका एसिड कम है। ओके, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ चुकी होगी। अब यहाँ से देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व में आता है सबसे पहले पाचन की प्रक्रिया। पाचन की प्रक्रिया में यहाँ पे पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी अभी मैंने बताया कि ये क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस बाहर निकालता है, गैस्ट्रिक एसिड बाहर निकालता है। वो जो गैस्ट्रिक एसिड है वो क्या है, HCl है दोस्तों, ओके, या प्यूपिक एसिड या प्यूपिक जूस। अब ये क्या होता है हमारे अमाशय से, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेस्टाइन, आपके इंटेस्टाइन से, अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है। तो अमाशय मतलब यहाँ पे इंटेस्टाइन नहीं है दोस्तों, आई थिंक ये स्टमक है। स्टमक से क्योंकि इसका स्त्राव होता है, ओके, इंटेस्टाइन से नहीं होता, स्टमक से इसका स्त्राव होता है। और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स्टमक यानी पेट आपका, और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यहाँ पे स्त्राव होता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है? HCl। तनु है इसका मतलब क्या है? विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से कम है। ओके, अब यह अमाशय को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता, बल्कि भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है। अपच की स्थिति में अमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल का स्त्राव होता है, जो कि मैं बता रहा था आपको, जिसके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। अब उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो अति अम्ल को दुर्बल क्षार के द्वारा उदासीन किया जाता है। मतलब अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा हो गई तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? दुर्बल क्षार यूज करना पड़ेगा, जिसको आप जानते हो किसके नाम से? इनो। ओके, इनो लेना पड़ेगा आपको। तो इनो आप लीजिएगा तो उसके बाद आपका एसिडिटी खत्म हो जाएगा, इसी वजह से हो जाता है वो खत्म। ओके, तो आई थिंक आपको आज पता चल रहा होगा कि हम इनो क्यों पीते हैं एसिडिटी में। इसका कारण आज आपको समझ में आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके, उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है पाचन की प्रक्रिया और पीएच की वैल्यू। तो हमारे अमाशय से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्राव होता है, ये अमाशय, ये तो मैंने बता दिया आपको। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि रक्त का पीएच व जैविक प्रक्रियाएं। तो रक्त का पीएच कितना होता है भाई? तो रक्त का पीएच वैल्यू होता है 6.8 से लेकर 7.8 तक होता है, जो कि जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त होता है। इसका मतलब कुछ कंडीशन में जो आपका ब्लड है वो किसके जैसा काम कर रहा है? वो काम कर रहा है एसिड के जैसे। कुछ कंडीशन में आपका जो ब्लड है वो किसके जैसा काम कर रहा है? वो काम कर रहा है बेस के जैसे।
तो एसिड और बेस दोनों के जैसे ये आपका ब्लड काम कर रहा है प्यारे बच्चों। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी ये पूरी की पूरी कहानी, क्या कि रक्त का पीएच व जैविक प्रक्रिया कैसे होता है, तो वो 6.8 से 7.8 के आसपास होता है। अब इसके बाद देखिए लार का पीएच। तो लार के पीएच में आपको क्या देखने को मिलेगा, हमारे दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। हमारे दांत जो है वो इनेमल जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। यह काफी कठोर पदार्थ होता है और पानी में आसानी से घुलता नहीं है ये। और मुंह के अंदर के लार का जो पीएच है वो लगभग 5.5 से क्या होता है दोस्तों, कम होता है। ओके, इससे जो है लार का पीएच जो है वो क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पे देखिए एक बात यहाँ पता चलती है हमको, तो दांतों में इसके वजह से सड़न प्रारंभ हो जाती है, ये इनेमल के वजह से जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। और वहाँ पे कैविटी आ जाती है। कैविटी आप टेलीविजन में एडवर्टाइजमेंट सुने होंगे कि कैविटी आ गई दांतों में, यहाँ होल हो गए, छेद हो गया। ओके, अब इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन क्षारीय दंत मंजन करना चाहिए। अब मैं यहाँ किसी दंत मंजन का ऐड तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन इतना है कि वो दंत मंजन घिसिए जिसमें कि क्षारीयता की मात्रा हो। अब आप इतने समझदार तो हो ही गए हो कि कौन सा क्षार है कौन सा अम्ल, आप समझ जाओगे। ओके, और उसी से आपका दांत जो है वो चकाचक साफ हो जाएगा और जो इनेमल जो प्रोड्यूस हो रहा है दोस्तों उसकी मात्रा भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए पीएच और पौधों व जंतुओं की आत्मरक्षा कैसे की जा सकती है। कुछ पौधे जैसे कि बिच्छू पौधे में बारीक व चुभने वाले रेशे या रोम मौजूद होते हैं जो कि चुभते हैं। अगर आप छुओगे तो आपको यहाँ पे चुभेगी, आपके हाथों में, फिंगर्स में आपको चोट लग सकती है। जब भी कोई मनुष्य या जंतु इनके संपर्क में आता है तब ये उनके शरीर में चुभकर फॉर्मिक एसिड को छोड़ देते हैं। कौन से, ये पौधे जैसे कि बिच्छू पौधे जिसको कहा जाता है, क्योंकि उससे जलन होती है जिस जगह पे वो छोड़ा जाता है। जहाँ पे चुभेगा वहाँ पे जलन होगा, तेज खुजली होगी आपको, जिससे जलन व दर्द का भी अनुभव होता है। देखा मैंने कहा ना आपको। अब वो ब्लड में मिल जाए उससे पहले आपको हाथ का पीछे वाला हिस्सा बांध देना है। जैसे मान के चलो कि आपके हाथों में अगर मान लो चोट लग गई तो जैसे कोई भी हिस्सा है अगर यहाँ पे इस तरफ काट दिया तो आप इधर को बांध दो, पूरा कस के बांध दो उसको, ताकि जो है ब्लड फ्लो जो हो रही है वो उधर ना हो सके और जो जलन है वो इतने हिस्से में हो, ना कि पूरे बॉडी में। ओके, और सिमिलरली अगर कोई बिच्छू या सांप काटता है तब भी हमें यही फंडा अपनाना चाहिए दोस्तों। ओके, अब इससे क्या होता है देखो, इससे जो है पौधा खाए जाने से बच जाता है। पौधा क्या होता है, खाए जाने से बच जाता है, उसको कुछ तोड़ने नहीं जाता। अब मधुमक्खी भी डंक मारने पर एक अम्ल का स्त्राव करती है। मधुमक्खी यानी कि जो हनी बी होती है वो भी डंक मारने पे एक अम्ल यानी कि एसिड को आपके हाथों में छोड़ देगी। जब वो चुभेगा ना तो एक एसिड ना मधुमक्खी आपके हाथों में छोड़ देगी। या फिर आप मच्छर को ले लो, मच्छर भी सेम रहता है, जब वो चुभेगा अपना कांटा तो कुछ केमिकल वहां पे छोड़ देता है, जिसके कारण भी दर्द और जलन का अनुभव हमें होता रहता है। और इस प्रकार पौधे एवं जंतु अपनी रक्षा करते हैं, वो अपनी प्रवृत्ति को इस तरीके से बनाते हैं दोस्तों। ओके, क्योंकि ये उनके लिए आवश्यक है, उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के सर्वाइव के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए आपका अगला टॉपिक आता है मिट्टी का पीएच व फसल का उत्पादन कैसे होता है। तो धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वह होती है जिसका पीएच मान जो है 5 से 8 होता है। पीएच पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा दोस्तों, पीएच वैल्यू होगी उसकी 5 से 8 तक उसकी पीएच वैल्यू होगी। तो ऐसे मिट्टी को क्या कहा जाएगा, उपजाऊ मिट्टी कहा जाता है। अगर किसी मिट्टी का, अगर देखो अगर आप मान लो एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो जो यहाँ पे एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, अगर आप बताओ कि अपने खेत की प्रॉब्लम सुनाओगे तो वो लोग क्या बोलेंगे आपको, वो लोग यही बोलेंगे कि आप अपने सॉइल को लेके आओ, हम यहाँ पे उसका टेस्टिंग करेंगे। जब वो लोग क्या टेस्टिंग करते हैं, वो लोग पीएच वैल्यू टेस्ट करते हैं उसका। अगर पीएच वैल्यू का मान वहाँ 5 से 8 आ गया, इसका मतलब आप वहाँ पे फसल उपजाऊ कर सकते हो और आपकी फसल काफ़ी अच्छी होगी। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज़्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित ना हो, इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना राग भी डाला जाता है ताकि उसकी पीएच मान जो है ज़्यादा ना बढ़े। अब चूना क्या होता है, चूने का मतलब ही होता है क्षार, चूने का मतलब ही होता है क्षार। ओके, क्योंकि जब जब चूना जो है वो अगर वाटर के संपर्क में आएगा तो क्या बनाएगा प्यारे बच्चों, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने की वजह से ये किसके जैसा गुण प्रदर्शित करेगा, क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगा।
तो इसलिए जो है किसानों को हालांकि ये नहीं पता कि वो क्षारीय गुड़ दिखाएगा अम्लीय गुड़ दिखाएगा, बस उनको ये पता है कि ये प्रोसेस है एक जिसको हमें फॉलो करना है, क्योंकि वो तो सीधे साधे होते हैं जितने फार्मर्स होते हैं वो। ओके, तो देखिए मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित ना हो, इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना या राख को डाला जाता है। अब देखिए इस प्रकार हाइड्रेंजिया का फूल मिट्टी की अम्लीयता के अनुसार ही अपना रंग प्रदर्शित करता है। जैसे मिट्टी में रखोगे जिसका अम्लीयता जितना अच्छा होगा, इसका जो फ्लावर है वो उतना ही डार्क रहेगा, उतना ही नीट एंड क्लीन आपको अच्छे से नजर आएगा। ओके, तो आई थिंक आपको वो बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम कवर कर लेते हैं लवण यानी कि साल्ट। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं दोस्तों, वेट अ मिनट। थैंक्स फॉर वेटिंग प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं नए टॉपिक के बारे में। ये कौन सा टॉपिक है? सॉल्ट यानी कि लवण। जलीय विलयन में ये कोई भी जलीय माध्यम है मान लीजिए, उसमें अम्ल व क्षार क्रमशः H+ आयन और OH- आयन मिल करके जल के एक अणु का निर्माण करते हैं, ये तो पता है आपको। साथ ही लवण यानी कि सॉल्ट का भी निर्माण होता है। क्यों निर्माण होता है आइए उसके बारे में देखते हैं। जब कोई अम्ल जो है किसी क्षार के साथ में अभिक्रिया करेगी तो लवण ही बनता है दोस्तों, यानी सॉल्ट ही बनता है। लवण ऐसे आयनिक यौगिक होते हैं जिसमें एक भाग धनावेशित व दूसरा भाग ऋणावेशित होता है। लवण बनाने के कई तरीके हैं प्यारे बच्चों, इनमें से एक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आइए मैं आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया समझा दूं थोड़ा सा कि एक्चुअली में ये उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है, हमको उसमें देखने को क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि जब कभी भी आप एसिड को लेते हो और एसिड को बेस के साथ में मिलाते हो तो वहां पे एक सॉल्ट का निर्माण होता है, और यहाँ पे सॉल्ट में कोई किसी प्रकार का आयन मौजूद नहीं होता। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ये तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब यहां से देखिए उदासीनीकरण प्रक्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कुछ अम्ल को कुछ क्षार के साथ मिलाया जा रहा है। वैसे भी हमने जाना था कि H+ आयन के जो होते हैं वो अम्लता के गुण प्रदर्शित करते हैं। OH- आयन के जो तत्व होते हैं वे जो है या यौगिक होते हैं वे जो है क्षारीयता का गुण प्रदर्शित करते हैं, ये तो आपको पता ही है सही। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, अब ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, और यहाँ पे पोटेशियम ने क्या करा कि यहाँ पे पोटेशियम या हाइड्रिक्स पोटेस ये नाइट्रिक एसिड ने हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कर दिया, विस्थापन कर दिया, और हाइड्रोक्साइड को इधर लेके चला गया, H के पास लेके चला गया, क्योंकि H जब भी देखेगा OH को तो क्या बनाएगा? H2O बनाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ H2O बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी बचे तत्वों को उधर छोड़ने लगेगा वो। जब वो K के पास छोड़ देता है नाइट्रेट को, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि ये पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो गया। ओके, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो गया, जो कि कौन सा विलयन है? एक्वस सॉल्यूशन है। अब आप बोलोगे सर एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? तो आई थिंक मैंने आपको बताया था एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब क्या होता है कि जब मान लो किसी कोई द्रव है, द्रव में आप क्या करोगे? किसी ठोस को अगर डाल देते हो मान लो, तो ऐसा विलयन जो तैयार होगा वो जलीय विलयन कहलाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए कि नाइट्रिक एसिड के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कर रही है, तो नाइट्रिक एसिड भी एक्वस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी एक्वस ही बनेगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो ये बन गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट।
ओके, और यहाँ से जल पृथक हो गया। उसके बाद आता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ तो नाम से ही पता चल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एक्वस मिला हुआ है, ये एक्वस है। और इसको जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो यहाँ क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ H2 दिख रहा है और यहाँ पे OH दिख रहा है, ये फट से इधर आ जाएगा और यहाँ पे 2H2O बना लिया इसने। और बाकी क्या बचा, कॉपर और सल्फेट। तो कॉपर और सल्फेट आपस में मिलकर के कॉपर सल्फेट यहाँ पे बना लेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब उसके बाद आता है एसिटिक एसिड। इसका तो नाम में ही अम्ल जुड़ा है, CH3COOH। जब ये NOH से अभिक्रिया करता है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एसिटिक एसिड जो होती है CH3COOH, जब इसे ही अगर आप विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करोगे तो ये खुद भी CH3COO- प्लस H प्लस में ये बदल जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के रूप में निकल रहा है और यहाँ पे NOH है वो OH माइनस के रूप में बदल जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है H प्लस OH माइनस ये लोग आपस में मिलेंगे और क्या बनाएंगे, HOH, दैट इज H2O। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुकी होगी ये वाली बात। उसके बाद यहाँ पे एसिटिक एसिड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है और ये भी यहाँ पे जल के अणु पृथक कर रही है। ये हाइड्रोजन जो है इस OH के साथ मिल करके जल के अणु पृथक कर रही है और यहाँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे क्या बन रहा है, अमोनियम एसीटेट फॉर्मेशन हो रहा है प्यारे बच्चों। तो अमोनियम एसीटेट यहाँ पे फॉर्म हो गया। आई थिंक आपको ये टॉपिक भी समझ में आ चुकी होगी। अब अगला टॉपिक है हमारा, क्या सभी के सभी लवण उदासीन होते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति क्षारीय व प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति अम्लीय होती है। देखो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं, दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ देखने से समझ में आ रहा होगा कि जो चीज यहाँ प्रबल के रूप में है वही चीज यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। जो चीज यहाँ पे आपको प्रबल के रूप में देखने को मिल रही है, जैसे यहाँ क्षार प्रबल के रूप में आपको देखने को मिला, तो क्षार प्रबल के रूप में देखने को मिला तो यहाँ लवण की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय हो गई। अगर यहाँ पे अम्ल आपको प्रबल के रूप में देखने को मिलता है तो लवण की प्रकृति क्या हो गई, अम्लीय हो गई। तो जो चीज प्रबल होगी वो उसकी ही प्रकृति दिखाएगा। अब यहाँ देखिए, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से लवण की प्रकृति भी उदासीन हो जाती है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा ये सभी बातें। उसके बाद आप सभी की स्क्रीन पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये देखिए कि साधारण नमक जो है यानी NaCl में अगर आप क्षारीय मूलक Na+ प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड से तथा अम्लीय मूलक Cl- प्रबल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि यहाँ पे क्षारीय मूलक हमें प्राप्त होता है सोडियम+, ओके, और यहाँ पे अम्लीय मूलक प्राप्त होता है Cl-। ओके दोस्तों, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ से देखिए हमारे चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है, एसिड रेन। एसिड रेन यानी कि अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, साधारणतः वर्षा के जल का pH मान 7 के बराबर होता है, क्योंकि उस जल को हम क्या कहते हैं, आसुत जल के नाम से जानते हैं। कौन से जल के नाम से, आसुत, जिसको शुद्ध जल कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए आसुत जल होता है, किंतु वायुमंडल में उपस्थिति गैसों के विलय होने के कारण उस जल का pH मान में कुछ कमी नजर आती है। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से भी कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। वो तो कहेंगे ही ना भाई, क्योंकि अम्लता का गुण क्या है आपको पता है अच्छे से। pH स्केल में 7 से लेकर के अगर 0 तक की वैल्यू है तो वह अम्लीय होगा। तो ये तो 5.6 से भी नीचे आ गया, मतलब अम्लता के गुण के और पास आ गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर देखोगे तो इसका कारण क्या है कि ये अम्लता का गुण क्यों दिखाता है। वो 7 पहले प्रदर्शित कर रहा था, अब 5.6 से भी कम में आ गया। इसका क्या कॉज हुआ होगा, आइए इसको हम समझते हैं बारीकी से। देखिए प्यारे बच्चों, इसका कारण है कि ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जो फैक्ट्री में, आपके गाड़ियों में, आपके कार में, आपके बाइक्स में या किसी भी तरीके के पदार्थ अगर आप कहीं जला रहे हो तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पे नाइट्रोजन के कई सारे ऑक्साइड उत्पन्न हो रहे हैं। साथ ही वनस्पति के सड़ने से व ज्वालामुखी के फटने से भी उत्पन्न गैसें भी इसका एक कारण हो सकती हैं।
इसका कारण कि उसके पीएच मान जो है कम हो जाते हैं। अब ये गैसें जल में घुल करके कार्बनिक अम्ल, ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती हैं, और यही सब मिल करके क्या बनाती हैं, एसिड रेन का निर्माण करती हैं प्यारे बच्चों। तो आई थिंक आपको वो समझ में आ चुका होगा कि एसिड रेन के निर्माण के लिए किनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं उस इम्पॉर्टेंट पॉइंट को। आई थिंक आपको वो समझ में आएगा अच्छे से, और आप जो है बारीकी से उसको समझ पाओगे, क्योंकि वो जानना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा था। ओके, तो ये वाला आपका बुक का पेज है, यहाँ पे देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो H2O से यहाँ पे रिएक्शन कर रही है प्यारे बच्चों, और कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्शन करके H2CO3 बना रही है। ये भी क्या है, एक अम्ल वर्षा का कारण होता है। फिर सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रही है। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस फैक्ट्रियों से, चिमनियों से ईंधन के रूप में जलने के बाद निकल रही है, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रही है। सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर क्या हो रहा है, ये H2O से फिर से रिएक्शन कर रहा है जब बारिश हो रही है तो, और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बना रही है। फिर नाइट्रिक एसिड जो है वो बारिश हो रही है तो H2O से रिएक्शन कर रहा है, और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड बना रही है। तो ये सभी मिल करके आपस में क्या निर्माण करते हैं, अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, अम्ल वर्षा का। यह जल, यहाँ पे देखिए लिखा है आपके बुक में, यह जल पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर वनस्पतियों, प्राणियों और इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। वनस्पतियों को कैसे नुकसान पहुंचाता है, ये उसके कलर को बदल देता है, उसके रंगों को बदल देता है, और साथ ही ये क्या करता है दोस्तों, ये जो है, जो आपकी हरी हरी पत्तियां जो होती हैं पौधों के, उसमें छेद कर देता है अलग अलग, आपने देखा होगा। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्राणियों को कैसे नुकसान पहुंचाता है। प्राणियों को सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, वो गलत जल वो लोग पी लेते हैं, उसकी वजह से बॉडी में एसिड की क्वांटिटी बढ़ सकती है। इमारतों को नुकसान होता है, मतलब वहाँ पे जो ताजमहल का कलर आज के डेट में जो आपको येलो नजर आता है दोस्तों, वो इसी वजह से है, इस एसिड रेन होने की वजह से है। तो जितनी ज़्यादा फैक्ट्रियाँ यहाँ स्थापित हो रही हैं उतनी मात्रा में प्लांटेशन नहीं किया जा रहा है, पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे वो एसिड रेन ज़्यादा पनप रहा है, और वहाँ से इतने सल्फर डाइऑक्साइड ये सब बन रहे हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहे हैं, और जब H2O के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड रिएक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, H2SO4 का निर्माण हो रहा है, और यही एसिड रेन का कारण बन रही है दोस्तों। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में, अगले लेक्चर के साथ में, नए लेक्चर में। ओके, सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और आई थिंक आपको अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप पूछ सकते हो, वैसे तो मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।